आज के एपिसोड में जो हमने सीरीज शुरू की है कल से, नागरिक फासिस्ट कैसे बनता है, उसकी ये दूसरी कड़ी है। और इसमें हम देखेंगे कि जो एंटी डेमोक्रेटिक जो व्यक्ति है या व्यक्तित्व है, वो एंटी डेमोक्रेटिक व्यक्तित्व या व्यक्ति वो किस तरह से अपने विचारों को लेके आचरण करता है। इस प्रसंग में पहली बात तो ये कि जो एंटी डेमोक्रेटिक व्यक्ति है वो एसेंशियली अल्पसंख्यक विरोधी होता है। ये भी देखा गया कि उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि अल्पसंख्यक विरोधी हैं, उन पर फिजिकल हमले करते हैं, उन पर आइडियोलॉजिकल हमले करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में एंटी डेमोक्रेटिक विचार तो हैं, वे अल्पसंख्यक विरोधी भी हैं, लेकिन वे अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं करते। इसलिए ये देखना होगा कि जो एंटी डेमोक्रेटिक लोग हैं उनमें कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अपने एंटी डेमोक्रेटिक विचारों को लेकर अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं, और वे कौन से लोग हैं जो कि एंटी डेमोक्रेटिक हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, लेकिन उन पर हमले नहीं करते। ये दो किस्म के डिवीजन हमेशा व्यक्तित्व विश्लेषण को करते समय दिमाग में रखनी चाहिए। ये बात रखने का मकसद ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है, अपने मूल्य होते हैं, जीवन मूल्य जैसे हम लोग कहते हैं, उसके अपने संस्कार होते हैं, और जीवन मूल्य और संस्कार उसके पूरे के पूरे आचरण को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं, क्योंकि वह अपनी विचारधारा, जीवन मूल्य और संस्कार, इन तीनों में बहुत गहरे विश्वास करता है। तो हमें देखना होगा कि एक तो वे लोग हैं जो कि विचारों से ही खाली संचालित हैं और सीधे एक्शन करते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो कि सिर्फ वैचारिक वीर हैं, सिर्फ वाचिक हमले करते हैं। लेकिन दोनों एंटी डेमोक्रेटिक हैं और ये अल्पसंख्यक विरोधी हैं। एक तीसरा वर्ग ऐसा भी है जो कि ये देखता है कि सार्वजनिक तौर पर क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। एंटी डेमोक्रेटिक है किंतु लेकिन चालाक है, और वह यह तय करता है कि सार्वजनिक तौर पर क्या कहे और क्या न कहे। जहां वह आलोचना का सामना कर सकता है वहां वो अपने एंटी डेमोक्रेटिक विचारों को, अल्पसंख्यक विरोधी विचारों को छिपाता है, और जहां उसे लगता है कि वो सार्वजनिक कर सकता है वहां और कोई खतरा नहीं है उसके लिए, तो वहां वो खुलेआम व्यक्त करता है। इसे हम लोग कहते हैं एंटी डेमोक्रेटिक अवसरवादी व्यक्ति। इस तरह के एंटी डेमोक्रेटिक अवसरवादी व्यक्ति की मुश्किल यह है कि वह आलोचना से अपने को बचाए रखना चाहता है। हमारे ऐसे अनेक दोस्त हैं जो हमारे सामने सेकुलर होते हैं, मेरे सामने निजी तौर पर सेकुलर होते हैं, और वो आरएसएस के लोग आते हैं तो उनके सामने एकदम रिएक्शनरी हो जाते हैं। ये चीज़ हमने छात्र जीवन में भी देखी, जेएनयू में पढ़ते समय। ये हमने बाद में मथुरा में, उसके पहले मथुरा में काम करते हुए भी देखी, इधर लौट के आए तब भी देखी ये प्रवृत्ति। एंटी डेमोक्रेटिक व्यक्ति अपनी आलोचना से बचने के लिए डरता है, और वह अपने एंटी डेमोक्रेटिक विचारों को छिपाता है और अवसरवादी ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करता है। जाहिर है कि ऐसे लोगों को जो फासिस्ट बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं। जो ही माहौल बनता है, ऐसे लोग जो सार्वजनिक आलोचना से बचते रहे हैं वे अचानक खुलकर सामने आ जाते हैं, और वे लोग जिनके एंटी डेमोक्रेटिक विचार हैं, जो विचारों से अपने एक्शन को संचालित करते हैं, आचरण करते हैं उसके अनुरूप, वे लोग आए दिन हमले के लिए तैयार रहते हैं। वे वैचारिक हमले करते हैं, वे शारीरिक हमले करते हैं, वे सांस्कृतिक हमले करते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या पिछले 75 साल में दिन प्रतिदिन बढ़ी है, घटी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि अचानक जो है नरेंद्र मोदी के आने के बाद में ये संख्या बढ़ी हो, जी नहीं। इस संख्या में सबसे लंबा उछाल, बड़ा उछाल बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए चलाए गए राम मंदिर आंदोलन के बाद पैदा होता है। यह भी कह सकते हैं कि एंटी डेमोक्रेटिक व्यक्ति और व्यक्तित्व का एक विशाल वर्ग निर्मित किया राम मंदिर आंदोलन ने। नरेंद्र मोदी तो उसकी फसल काट रहे हैं। एक अन्य चीज, ऐसे भी लोग हैं एंटी डेमोक्रेटिक लोग कि वे जिन विचारों में आस्था रखते हैं, हो सकता है वो उन पर विश्वास ही न करते हों। विशुद्ध अपॉर्चुनिस्ट। ये वे लोग हैं जिनको के विभिन्न किस्म के विचार अपील करते हैं। उन्हें समाजवाद भी अपील करता है, उन्हें मार्क्सवाद भी अपील करता है, उन्हें कांग्रेस भी अपील करती है। तो ऐसे लोग जो विभिन्न विचारों के से प्रभावित होते रहते हैं, तो वे लोग जिस अपील से प्रभावित होते हैं, उससे प्रभावित होते समय भी अपने एंटी डेमोक्रेटिक विचार छोड़ देते हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय में ऐसे लोगों की बड़ी खेती देखी गई। ये संभव है कि वो डेमोक्रेटिक भी हो और एंटी डेमोक्रेटिक भी हो, एक साथ दोनों हो। आरएसएस में इस तरह का एलिमेंट अच्छी खासी संख्या में है जो एंटी डेमोक्रेटिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। और भी दूसरे संगठन है जिनमें है, कांग्रेस में भी है ऐसे लोग। कहने का आशय यह है कि इस तरह के लोग वे उस संगठन में ज़्यादा सक्रिय होते हैं, काम करते हैं, जिससे वो प्रभावित होते हैं। अब वो जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से प्रभावित थे तो उसमें काम कर रहे थे। वही लोग पृथकतावादी आंदोलनों में भी काम कर रहे थे। आंसू का आंदोलन एकदम पृथकतावादी आंदोलन था, तो उस आंदोलन में भी सक्रिय थे और वे जयप्रकाश नारायण के लोकतांत्रिक आंदोलन में भी सक्रिय थे। एक ही संगठन है आरएसएस। तो एंटी डेमोक्रेटिक व्यक्तित्व और व्यक्ति में एक कैटेगरी उन लोगों की भी है जो कि वैचारिक तौर पर ढुलमुल होते हैं। वे अपने एंटी डेमोक्रेटिक विचारों के प्रति ज्यादा कमिटेड नहीं होते, आग्रहशील नहीं होते। वो जहां मौका लगता है, जैसा कि नरेंद्र मोदी का खुद का व्यक्तित्व ऐसा है, वो जहां मौका लगता है वहां वो किसी भी उग्रवादी संगठन से भी हाथ मिलाने में चूके नहीं, पृथकतावादी मांग करने वाले संगठनों से भी इलेक्शन में हाथ मिलाने से चूके नहीं। उन्होंने कश्मीर में ये किया, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में किया। ये एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज वो ये कि ये जो नागरिक है जिसकी कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उससे ये जो भारत में जो लोग हैं अभी, उनसे एक बात पूछी जानी चाहिए। कुछ सवाल हैं जो उनसे पूछे जाने चाहिए। मसलन हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, पहला सवाल तो यही पूछा जाना चाहिए, तुम्हारे मुसलमान कितने दोस्त हैं जिन्हें तुम करीब से जानते हो? मुसलमानों में इतने कितने परिवार हैं? बहुत सारी हमारी मतलब स्टूडेंट हैं जो कि फेसबुक पर लिखती रहती हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि मुसलमानों में कितने परिवार हैं, कितनी लड़कियां हैं जो तुम्हारी दोस्त हैं, जिन्हें तुम करीब से जानते हो। और ये उन्हें देख के सोचो कि क्या मुसलमान समाज के लिए खतरा हैं?
क्या देश के लिए खतरा है? क्या वे कभी ऐसी बातें करते हैं जिससे देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है? सामान्य सी चीज, क्या अल्पसंख्यक देश के लिए समस्या है? चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो मुसलमान हों। एक अन्य चीज, ये पूछा जाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति से जो कि एंटी मुस्लिम, एंटी ईसाई या एंटी अल्पसंख्यक है, उसे सवाल किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के साथ में तुम्हारा अनुभव क्या है? क्या अल्पसंख्यक ने कभी आपको गाली दी? मेरे बचपन से मुस्लिम दोस्त रहे हैं मथुरा में, लेकिन अनेक ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जिनके मुस्लिम दोस्त नहीं रहे। वो जानते ही नहीं है मुसलमान कैसे होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि इस्लामिक तहजीब कैसी होती है। उन्होंने न पढ़ा है न सुना है, वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज के जरिए उन्होंने जो कुछ रिसीव किया है और वे प्रोपेगेंडा से प्रभावित हैं। तो जो व्यक्ति सोशल मीडिया में, समाज में, राजनीति में सक्रिय है और ज्यादा बढ़ चढ़ के एंटी अल्पसंख्यक भावबोध व्यक्त करता है, उससे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे अल्पसंख्यक कितने दोस्त हैं? मथुरा में हमारे ईसाई भी दोस्त थे और मुस्लिम भी दोस्त थे, हिंदू तो थे ही। जेएनयू में जब आए तो जेएनयू में ईसाई भी दोस्त थे, मुस्लिम भी दोस्त थे। कलकत्ता गए तो वहां पर भी ईसाई भी दोस्त थे, मुस्लिम भी दोस्त थे। जो लेखक आए दिन, जो बुद्धिजीवी आए दिन, जो लोग सोशल मीडिया पर आए दिन अल्पसंख्यक विरोधी टिप्पणियां करते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उन्हें इस बात का उत्तर देना होगा कि उनके कितने ईसाई, बौद्ध या मुस्लिम दोस्त हैं और उनके साथ में क्या अनुभव है। वो कभी अपने अनुभव नहीं लिखते। तो जिसे तुम जानते नहीं हो, जिसके साथ में तुमने कभी सोशलाइज नहीं किया, उसके बारे में तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि मुसलमान ऐसे होते हैं या ईसाई ऐसे होते हैं? आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन आप दावे के साथ कह रहे हैं। एक अन्य चीज जिस पर कायदे से गौर करने की जरूरत है, वो सवाल किया जाना चाहिए। जैसा कि प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मुसलमान देशद्रोही होते हैं या ईसाई देशद्रोही होते हैं, या ईसाई या मुसलमान जो है धर्मांतरण कराते हैं, आपका जो मुसलमान या ईसाई दोस्त है, आप उसके जरिए उसके घर जाइए, उसके मोहल्ले में जाइए, पता कीजिए कि क्या ऐसा होता है। क्या सचमुच में मुसलमानों में धर्मांतरण चल रहा है या ईसाइयों में धर्मांतरण चल रहा है? क्या सचमुच में मुसलमानों के बीच में, ईसाइयों के बीच में हिंदू विरोधी विचारों की जो है आंधी चल रही है? भारत विरोधी विचारों की आंधी चल रही है? यहां तक कि क्या वहां पर आरएसएस विरोधी विचारों की आंधी चल रही है? जी नहीं। मेरा अब तक का अनुभव है कि मुसलमानों में एक बहुत छोटा सा हिस्सा छोड़ के, वो उतने क्रिमिनल सब जगह हैं, बल्कि हिंदुओं में क्रिमिनल ज्यादा हैं। क्रिमिनल वाले पक्ष में बाद में आऊंगा मैं। मेरे सभी दोस्त एकदम जेंटलमैन और कल्चर्ड, पढ़े लिखे लोग, और ऐसे लोग जो मुसलमानों की सघन बस्तियों में रहते हैं। मेरे ईसाई ऐसे दोस्त जो कि गरीब लेकिन स्वेच्छा से ईसाई बने, पढ़े लिखे, टीचर, बाद में वो बड़े अधिकारी भी बने हिंदुस्तान के। तो
अल्पसंख्यकों के बारे में राय बनाते समय, राय व्यक्त करते समय कम से कम ये तो हम यथार्थ में जाके जानने की कोशिश करें कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उनके बारे में, क्या वो वास्तव में जमीनी हकीकत उसकी वैसी ही है? क्या ईसाई या मुसलमान वैसे ही सोचते हैं? हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारे पास में जो ही व्हाट्सएप मैसेज आया, जो ही हमने फेसबुक पर कोई पोस्ट देखी मुस्लिम विरोधी, या हमने टेलीविजन पर कोई बकवास सुनी मुस्लिम विरोधी या ईसाई विरोधी, हमने तत्काल कैंपेन शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं शुरुआत के दौर से मैं लिख रहा हूं हेट कैंपेन के खिलाफ में, कि पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अल्टीमेटली वह चीज सक्सीड की। हमने सोचा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा डिसीजन लेगा कि हेट स्पीच पर वो बिना किसी की शिकायत के सीधे एफआईआर दर्ज करे। आप उठा के देखिए मेरी फेसबुक पोस्ट। मैं व्यवहार के अनुभव से परखने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप व्यवहार में आप परखें कि ईसाई कैसे हैं, बौद्ध कैसे हैं, मुसलमान कैसे हैं, क्या वो सचमुच में क्रिमिनल हैं, क्या वो सचमुच में ऐसे लोग हैं कि लोगों को बहला फुसला के ले जाते हैं। अरे भाई, शिक्षित को, 18 वर्ष से बड़े उम्र के व्यक्ति को जो कि वयस्क है, उसे फुसला के कोई नहीं ले जा सकता। हाँ, टेलीविजन फुसला सकता है, सोशल मीडिया फुसला सकता है। सोशल मीडिया और टेलीविजन उसे क्रिमिनल और कंज्यूमर बना सकता है। सोशल मीडिया और टेलीविजन, खासतौर न्यूज टेलीविजन, प्रिंट मीडिया उसे क्रिमिनल बना सकता है, उसे एकदम कातिल बना सकता है। किस पर विश्वास करेंगे आप? टेलीविजन पे विश्वास करेंगे, सोशल मीडिया पे विश्वास करेंगे, या साक्षात जाके यथार्थ जिंदगी में जाके देखेंगे? अपने उस ईसाई दोस्त से, मुस्लिम दोस्त से मिलेंगे और पूछेंगे, उसके घर में जाएंगे, उसकी बस्ती में जाएंगे, उसके इलाके में जाएंगे। कोई बाधा नहीं है, कहीं कोई बंदिश नहीं है कि नहीं साहब ईसाइयों के इलाके में, मुसलमानों के इलाके में आप नहीं जा सकते। ऐसा कहीं नहीं है। आप आराम से जाके देखिए, पता करिए। आप मंदिर जाते हैं तो आप मस्जिद जाइए, पता करिए कि मुसलमानों में क्या राय है। मदरसे में जाइए, पता करिए क्या मुसलमानों में क्या राय है, किस तरह की राय है, मुसलमान कैसे सोचते हैं। आपको एकदम भिन्न तस्वीर मिलेगी। एक अन्य चीज, अगर आप की राय अल्पसंख्यकों से मिलने के बाद में बदलती है तो इस पर विचार कीजिए कि वो आखिर क्यों बदली। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अगर अल्पसंख्यकों से मिलेंगे तो ये जो नास्टी प्रोपेगेंडा, एंटी अल्पसंख्यक प्रोपेगेंडा, एंटी डेमोक्रेटिक व्यक्तियों के जरिए जो चलाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा एक मुलाकात में धराशायी हो जाएगा। और तो और आपको जान के अच्छा लगेगा, आप कुछ मत करिए, अपने शहर में ही जाइए, मुसलमानों को खोजिए, दोस्त बनाइए, देखिए फिर ईसाइयों को दोस्त बनाइए, देखिए फिर वो कैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ में। आपने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी यथार्थ को जाने बिना आप राय कैसे बना सकते हैं? मेरा कहने का आशय है कि बिना अल्पसंख्यक यथार्थ को जाने बिना, बिना अल्पसंख्यकों के मन को जाने बिना, बिना अल्पसंख्यकों के जीवन को जाने बिना एक बड़ा हिस्सा मीडिया का, सोशल मीडिया का कैंपेन में लगा हुआ है एंटी डेमोक्रेटिक व्यक्ति बनाने में। एंटी डेमोक्रेटिक व्यक्ति को उसने ठेल दिया है फासिज्म की गोद में जाने के लिए। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की, लोग पूछते हैं ना समाधान क्या है? समाधान यह है कि जाकर अपने आसपास जो भी मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उनसे मिलो, जानने की कोशिश करो कि अल्पसंख्यक कैसे रहते हैं, अल्पसंख्यकों की जिंदगी क्या है। हालत इतनी खराब है कि हम अल्पसंख्यकों के घर में कैसे उनका जीवन चलता है, हम इसकी दिनचर्या तक नहीं जानते, लेकिन राय देते हैं दावे के साथ में, और ऐसे राय देते हैं जैसे कि हमने बस देख के आए हों। जी नहीं,
आप सिर्फ विचार वीर मत बनिए। विचार वीर बन के आप देश का सबसे बड़ा नुकसान करेंगे। जरूरत इस बात की है कि इस विचार वीरता से निकलें, और यह विचार वीरता आपको सीधे फासिज्म की ओर और सीधे अपराधीकरण की ओर ले जाएगी। जो लोग एंटी डेमोक्रेटिक हैं वे क्रिमिनल भी हैं, अपराधीकरण की प्रक्रिया में वो शामिल होते हैं जाने अनजाने। क्योंकि एक दिन में आदमी फासिस्ट नहीं बनता, क्रमशः धीरे धीरे तो उसे चस्का लगता है धीरे धीरे। एंटी फासिज्म तो विचार उसके पास फटक ही नहीं पाता, क्योंकि वह एक बार जब उसे फासिज्म का और एंटी डेमोक्रेटिक होने का चस्का लग गया तो वो धीरे धीरे एंटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, संस्कारों को, आदतों को, दोस्तों को बार बार शेयर करता है और बार बार उन्हीं में जाता है। और यही वजह है कि उसकी आस्था एंटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, संस्कारों में, विचारधारा में बढ़ती चली जाती है, और वह अंततः फासिज्म का एक बड़ा औजार बन जाता है। और यही बस खतरनाक जगह है जहां से निकलने की जरूरत है। निकलने का एक ही रास्ता है, अल्पसंख्यकों को अपना दोस्त बनाओ, अल्पसंख्यकों से बातें करो, संवाद करो, जानो कि अल्पसंख्यक देश के बारे में क्या सोचते हैं, जानो कि अल्पसंख्यकों की लोकतंत्र के बारे में क्या राय है, जानो कि अल्पसंख्यकों की हिंदुओं के बारे में क्या राय है। उसके बाद तय करो कि अल्पसंख्यक कैसे हैं। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज के जरिए ये चीज़ तय मत करो। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।